सभी स्टूडेंट्स का फिर से एमडी गुरुकुल में स्वागत है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके AKTU एग्ज़ाम को रिगार्डिंग, उनको मैंने डेफिनेशन कवर किया था। आज मैं उसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, जिसका कि इस बार क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट, उसके बारे में बात करने जा रहा हूँ। बच्चे कैश फ्लो स्टेटमेंट को समझने में बहुत घबराते हैं, पता नहीं क्यों, लेकिन कैश फ्लो एक बहुत इम्पॉर्टेंट टेक्निक है एनालिसिस की, आपके अकाउंटिंग परफॉर्मेंस की। ये बताता है कि आपने जो भी कैश है उसका कितना मैक्सिमम और बेस्ट यूटिलाइजेशन किया है। आपके बिजनेस की सक्सेस के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी कैश का अच्छे से अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें, क्योंकि कैश जो होता है वो बिजनेस की सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, कंपोनेंट होता है। तो अगर आपने उसी का मिसयूज़ किया तो आपके लिए प्रॉब्लम आएगी। साथ ही इन्वेस्टर्स जो होता है वो उसी कंपनी में पैसा लगाना, इन्वेस्ट करना चाहेगा जिसमें कि कैश को बेस्ट यूटिलाइजेशन की तरफ लेकर के जाया जाता है। अगर आप ये कर पाते हैं तो आपका बिजनेस सक्सेसफुल होगा, आपको इन्वेस्टर्स की सपोर्ट मिलेगी और साथ ही साथ में आपके जो क्रेडिटर्स या स्टेक होल्डर्स हैं अदर्स, वो भी आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट देंगे। तो उस चीज़ को मैंने समझाने की कोशिश करी है। इसके दो मेथड होते हैं, एक डायरेक्ट मेथड होता है और एक इनडायरेक्ट मेथड होता है। डायरेक्ट मेथड में बेसिकली कैश कैसे कैसे आ रही है और कैसे कैसे जा रही है, आप उसी को कंसीडर करते हैं। लेकिन इनडायरेक्ट मेथड जो होता है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है लेकिन समझने में आसान है। तो मेरे कहने का मतलब इसलिए ये चीज़ एक कॉन्ट्राडिक्टरी है, क्योंकि अगर आप इसको थोड़ा सा समझ लेंगे तो इसका पैटर्न सेम है, जबकि डायरेक्ट मेथड में कई बार हमें पैटर्न को चेंज भी करना पड़ता है कि कहाँ से हमें कैसे चीज़ उठानी है। तो मैंने ये मेथड जो यूज़ कर रहा हूँ ये इनडायरेक्ट मेथड है। इसमें अगर हम बात करते हैं तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में हमारे पास में तीन एक्टिविटीज़ होती हैं। एक होती है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, दूसरी होती है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ और तीसरी होती है आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। अभी तक अगर आप फाइनल अकाउंट की बात करते हैं तो आप मेन जो करते हैं 2013 के कंपनीज एक्ट अमेंडमेंट के बाद में हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट होता है और दूसरा हमारे पास बैलेंस शीट होती है। तो इसको हमने कंसीडर किया, इन दोनों के हिसाब से हमें कैश फ्लो बनाना है। तो ये मैं एक बात इसको किया हूं कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज को रख लीजिएगा। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर आप फिक्स एसेट्स को रख लीजिएगा और फाइनेंशियल एक्टिविटीज के अंदर आप लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज को कंसीडर कर लीजिएगा। इसको समझाने की कोशिश मैंने यहां पर करी है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेरा सेपरेट है, लेकिन बैलेंस शीट के दो पार्ट होते हैं, लायबिलिटीज और असेट्स। लायबिलिटीज को मैं दो पार्टों में बांट सकता हूं, एक लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज हो सकती है और एक शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज हो सकती है, जिसको कि मैं करंट लायबिलिटीज भी बोल सकता हूं। फिक्स एसेट्स असेट्स का पार्ट होती है, फिक्स एसेट्स और करंट एसेट्स। तो अगर मान लीजिए मैं फिक्स एसेट्स की बात कर रहा हूं तो फिक्स एसेट्स मैंने इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में डाल दिया। अगर मैं लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूं तो लॉन्ग टर्म मैंने फाइनेंसिंग में डाल दिया। मेरे पास क्या बचा, या तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बचा और एक मेरे पास में करंट लायबिलिटीज और करंट एसेट्स बचा। तो ये मैंने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का पार्ट बना दिया। आई थिंक मेरी बात आपको समझ में आई हो। अब सबसे मुश्किल काम जो होता है वो होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को निकालना। परफॉर्मा में आपको शेयर कर दूंगा, लेकिन पहले समझने के लिए इजी लैंग्वेज में मैंने उसको शॉर्ट फॉर्म में यूज किया है। आप याद रखिएगा कि जो नेट प्रॉफिट सबसे पहले आप जो लेते हैं वो लेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। इसकी स्टार्टिंग जब हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैलकुलेट करेंगे तो उसमें सबसे पहले आएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम वो होते हैं जिनको करना हमारे लिए डे टू डे ऑपरेशंस पर जरूरी नहीं है, लेकिन हम फिर भी कर लेते हैं क्योंकि हमारे कहीं ना कहीं फ्यूचर को ध्यान में रख करके हम उसको कर सकते हैं। लेकिन इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम के बिना ये जानना चाहता है कि उस कंपनी ने कितना नेट प्रॉफिट कमाया, क्योंकि नेट प्रॉफिट पर ही बेस्ड उसका एनएबी होगी, यानी नेट एसेट्स वैल्यू होगी, या जो उसको डिविडेंड की फॉर्म में उसको मिलने वाला होगा वो अमाउंट होगा। तो सबसे पहले हम इसको लेते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर करंट ईयर। इसको हम कैसे करेंगे, जो डिफरेंस है आपका करंट ईयर और लास्ट ईयर का उसको हम ले लेंगे। यानी कि मान लीजिए आपने 1 लाख रुपया लास्ट ईयर कमाया था और 1,50,000 रुपया आपने इस साल कमाया,
तो इस साल में आपने एक्चुअल में 50,000 रुपये कमाया, क्योंकि 1 लाख रुपया पहले के प्रॉफिट का था आपका। तो पहले आप ये ले लेंगे, इसके अंदर 2 आइटम आप ऐड कर दीजिए। एक प्रपोज डिविडेंड होता है, प्रपोज डिविडेंड हम उसको बोलते हैं जो कंपनी ने प्रपोज तो कर दिया और उसका अमाउंट उठा करके अलग अकाउंट में रख दिया, लेकिन अभी इन्वेस्टर्स को पे नहीं किया है। इसका मतलब ये है कि ये अमाउंट भी अभी भी कंपनी के पास में है, लेकिन हम अपने अकाउंट में से इसको जब उठा कर रखते हैं तो लेस कर देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से। सेम ऐसे ही प्रोविजन फॉर टैक्सेशन जो होता है, वो भी अभी हमने टैक्स को, क्योंकि टैक्स फ्यूचर में पे किया जाता है, टैक्स को ध्यान में रख करके हमने उसका प्रोविजन किया और प्रोविजन में वो अमाउंट उठाकर रख दिया जो हमारा टैक्स का अमाउंट हो सकता था, लेकिन ये भी अभी हमने पे नहीं किया है, अभी ये भी हमारे पास में है और हमने इसको अपने अकाउंट में डिडक्ट करके दिखाया हुआ है, तो इसको भी हम ऐड बैक कर देंगे। तो इसके बाद में जो अमाउंट निकल करके आएगा, इजी लैंग्वेज में समझने के लिए उसको समझिए, बिफोर नॉन कैश आइटम। नॉन कैश आइटम उसको बोलते हैं जहां कैश आपके पास से नहीं गई बाहर और ना ही आपके पास में कैश आई है। ठीक है, ये कौन से आइटम होते हैं इनको समझते हैं हम। इसमें पहला आइटम आता है डेप्रिसिएशन। जैसे कि अभी मैंने पिछली वीडियो में बताया कि डेप्रिसिएशन जो होता है वो फ्यूचर में किसी एसेट्स को खरीदने के लिए हम एक अमाउंट बना देते हैं, एक अकाउंट बना देते हैं, उसमें हम एनुअल बेसिस पर उसको डालते जाते हैं। लेकिन डेप्रिसिएशन डालने का मतलब ये नहीं है कि वो बिजनेस से बाहर गया। डेप्रिसिएशन का अमाउंट अभी भी बिजनेस के अंदर ही है, तो उस अमाउंट को जो आपने अपने प्रॉफिट लॉस अकाउंट में लेस किया था उसको आप फिर से ऐड बैक कर देंगे। सेम ऐसे ही कई बार फ्यूचर कंटीजेंसीज को देखते हुए हम लोग जनरल रिजर्व को क्रिएट करते हैं और अपने एनुअल प्रॉफिट में से कुछ ना कुछ पार्ट उसमें जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करते रहते हैं। अगेन ये भी अमाउंट जो है वो बिजनेस से बाहर नहीं गया है, लेकिन हमने अपने प्रॉफिट में से उसको लेस कर दिया था, इसलिए हम इसको ऐड बैक दोबारा से कर देते हैं। कई बार क्या होता है, कुछ इंटेंजिबल एसेट्स होती हैं जैसे कि गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ये मेरे अकॉर्डिंग अपनी बैलेंस शीट में दिखाना अच्छी बात नहीं, क्योंकि अगर आपने बैलेंस शीट में असेट साइड में इंटेंजिबल एसेट्स को दिखा रखा है, इसका मतलब यह है कि आपकी लायबिलिटीज ज्यादा हैं लेकिन एसेट्स कम है, इसलिए आप इनको मत दिखाइए। अगर किसी कारणवश आपने दिखा दिया है तो बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप उसको टाइम टू टाइम एनुअली बेसिस पर रिटर्न ऑफ करिए उसको। तो अगर मान लीजिए कोई उस ईयर में आपने कुछ गुडविल को, पेटेंट को, कॉपीराइट को, ट्रेडमार्क को, इवन प्रिलिमिनरी एक्सपेंस को भी अगर आपने रिटर्न ऑफ किया है तो आप उसको ऐड बैक कर दीजिए, क्योंकि वो आपके अकाउंट में होना ही नहीं चाहिए था। ऐसे ही कई बार हम लोग क्या सोचते हैं कि जो हमारी बुक वैल्यू है उस बुक वैल्यू से अगर ज्यादा में हमने सेल करी किसी एसेट्स को तो हमारा प्रॉफिट हो गया, या फिर उससे कम में सेल किया तो हमारा लॉस हो गया। अगर लॉस की कंडीशन होती है, उस कंडीशन में हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से उसको लेस कर देते हैं, जबकि हमें लेस नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो लॉस नहीं होता। हो सकता है मार्केट वैल्यू उसकी बहुत ज्यादा हो, ठीक है, उसके हिसाब से हम कंपेयर नहीं करते, हम अपनी बुक वैल्यू के हिसाब से सेल्स प्रोसीड को कंपेयर करते हैं, जिस कारण से हम उसका प्रॉफिट और लॉस निकालते हैं। तो ये वाला पॉइंट और ये जो मैंने लेस किया है, ये वाला पॉइंट, इन दोनों में से एक कंडीशन हो सकती है, या तो प्रॉफिट हो सकता है या लॉस हो सकता है, दोनों कंडीशन एक साथ नहीं हो सकती। तो अगर मान लीजिए हमारे लॉस हुआ है तो हमने अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से लेस किया हुआ है तो हम इसको ऐड बैक कर देंगे। सेम ऐसी जो हमारे को प्रॉफिट हुआ है वो हमने अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ऐड कर दिया था प्रॉफिट में, तो उसको हम लेस कर देंगे। तो इन दोनों को भी हमें हटाना पड़ेगा। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट बात रह जाती है, अगर आपने डिविडेंड पे किया है उस साल या इंटरेस्ट पे किया है तो उसको भी, आपने जो पेमेंट किया था उसको भी आप ऐड कर दीजिएगा। ये सारी चीजों को ऐड करने के बाद में जो अमाउंट आएगा उसमें से आप प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स को लेस कर देंगे, तो आपका ये जो अमाउंट उसका बैलेंस आएगा वो कहलाता है आपका बिफोर वर्किंग कैपिटल। मेरे लिए लैंग्वेज इजी करने का तरीका यही है कि मैं उसका पूरा सेंटेंस ना बनाऊं, पूरा सेंटेंस आपको परफॉर्मा में शेयर कर दूंगा, उसमें आपको मिल जाएगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप समझें कि क्या है। अब यहां एक टर्म यूज हुआ वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का मतलब यह है कि वर्किंग कैपिटल दो तरीके की होती है, एक होती है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल और एक होती है नेट वर्किंग कैपिटल। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल वो होती है जो हमारी करंट एसेट्स का सम होती है। नेट वर्किंग कैपिटल होती है CA माइनस CL। क्लियर?
तो इसको भी हमें कैलकुलेट करके इसमें ऐड और लेस करना चाहिए। अब इसके लिए कैसे ऐड और कैसे लेस किया जाएगा अभी तो मैं आपको बता दे रहा हूं, लेकिन आगे मैं आपको बताऊंगा कि हमने इसको ऐड क्यों किया और इसको लेस क्यों किया। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर करंट लायबिलिटीज इंक्रीज हो रही होती है और करंट एसेट डिक्रीज हो रही होती है तो हम उसको ऐड करते हैं। सेम ऐसे अगर करंट लायबिलिटीज जो है वो डिक्रीज हो रही होती है और करंट एसेट इंक्रीज हो रही होती है तो हम उसको लेस करते हैं। ये क्यों है मैं आगे बताऊंगा। एक फ्लो में चलते हुए अब हम इसको क्लोजिंग पे जाते हैं। ये एक्टिविटी होने के बाद में जो भी हमारा प्लस माइनस आता है तो उसमें से हम टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर जो भी अमाउंट था, क्योंकि हमने ऊपर जो है टैक्स बिफोर लिया था तो हम यहां पर टैक्स जो क्योंकि हमें मैंडेटरी है पे करना इसलिए हम उसको से लेस कर देंगे। लेस करने के बाद में जो अमाउंट आएगा वो अमाउंट आपका कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कहलाएगा। अब यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव अमाउंट आए, ये नेगेटिव अमाउंट भी आ सकता है। अगर ये नेगेटिव अमाउंट आता है तो आप हमेशा यूज वर्ड यूज करेंगे, यानी कि जहां पर नेगेटिव अमाउंट आएगा चाहे वो किसी भी एक्टिविटीज में आए वहां पर आप यूज वर्ड यूज करेंगे। और ध्यान रखिएगा अगर आप यूज कर रहे हैं तो उसको ब्रैकेट में बंद करना होगा आपको, यानी कि ब्रैकेट में बंद करने का मतलब ये है कि ये अमाउंट नेगेटिव है। अब जैसा मैंने अभी आपसे बोला था कि हम इनको लेस और ऐड क्यों करते हैं, अब उसको समझते हैं। उसका रीजन क्या है कि हमने इनको लेस ही किया करंट एसेट्स को डिक्रीज होने को या करंट लायबिलिटीज को डिक्रीज होने को, और उसको ऐड ही क्यों किया, इसका जो लॉजिक है वो मैं आपको समझा रहा हूं। मान लीजिए डेटर्स जो हैं लास्ट ईयर यानी प्रीवियस ईयर में आपके पास में 1 लाख रुपए के थे और करंट ईयर में आपके पास में 1,20,000 रुपए के हो गए। इसका मतलब डेटर्स आपके इंक्रीज हो गए। डेटर इंक्रीज होने का मतलब यह है कि आपने उस ईयर क्रेडिट सेल ज्यादा की है। क्रेडिट सेल ज्यादा करने का मतलब यह है कि कैश आपके पास में नहीं आया है। जब कैश आपके पास में नहीं आया है तो आप उसको लेस करेंगे। सेम ऐसे ही स्टॉक मान लीजिए 1,20,000 का था, करंट ईयर में 1 लाख का हो गया। इसका मतलब 20,000 स्टॉक जो है वो डिक्रीज हुआ है। डिक्रीज हुआ है तो सेल हुआ होगा, सेल को हम कैश भी मान सकते हैं, तो इसको भी हम ये मानेंगे कैश हमारे पास में आएगी, तो इसलिए हमने इसको ऐड कर दिया। सेम ऐसे ही जो क्रेडिटर्स लास्ट ईयर मान लो 80,000 के थे, करंट ईयर में 1 लाख के हो गए। इसका मतलब 20,000 का हमने क्रेडिट परचेज ज्यादा किया। क्रेडिट परचेज का ज्यादा करने का मतलब ये कैश हमने पे नहीं किया, इस कारण से हम इसको ऐड कर देंगे। दूसरा मैंने एग्जांपल लिया है, मान लो बैंक ओवरड्राफ्ट जो है लास्ट ईयर 1 लाख का था लेकिन करंट ईयर में आपका 80,000 का हो गया, यानी कि 20,000 डिक्रीज हुआ। ये डिक्रीज तभी हुआ होगा जब कैश आपने पे किया होगा, तो ये आपका कैश पे करने पे आपका कैश आउटफ्लो हुआ है, इसलिए आपने इसको लेस कर दिया। तो ये बेसिक रीजन होते हैं जिस कारण से हम करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज को प्लस करना है या माइनस करना है ये देखते हैं। दूसरी एक्टिविटीज मैंने बताई थी कि आपकी होती है कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अगर मान लीजिए आपने कोई फिक्स एसेट्स को परचेज किया है तो आप उसको लेस कर देंगे क्योंकि कैश आउटफ्लो हो रहा है आपके पास में। और अगर मान लीजिए आप किसी एसेट्स को सेल कर रहे हैं तो वो कैश आपके पास में इनफ्लो हो रहा है, इसलिए आप उसको ऐड कर देंगे। तो ये बहुत इजी है, इसको आप इस तरीके से कर सकते हैं। खाली फिक्स एसेट्स को देखेंगे कि परचेज किया या सेल किया। यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि कई बार हमें क्वेश्चन में देखने में ऐसा लगेगा कि वो अमाउंट माइनर सा ही चेंज हुआ है। माइनर का चेंज का मतलब ये कि लास्ट ईयर 1 लाख था और करंट ईयर में आपका 120 हो गया, 1,20,000 हो गया। तो हमें देखने में ये लगा खाली 20,000 का डिफरेंस आया, यानी कि हमने 20,000 को ही परचेज किया। यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि फिक्स एसेट्स के ऊपर हमने डेप्रिसिएशन भी चार्ज किया होगा। जब डेप्रिसिएशन चार्ज किया होगा तो वो अमाउंट भी डिफरेंस कर देगा। मान लीजिए कि इस 1 लाख पर हमने 30,000 का डेप्रिसिएशन चार्ज किया और करंट ईयर में वो 1,20,000 का हो गया। इट मींस 50,000 का डिफरेंस हुआ, यानी कि 50,000 की हमने परचेज की होगी, तब वो डिफरेंस आया है। तो आपको ये चीज तब पता चलेगी जब अगर मान लीजिए आपको कोई एडजस्टमेंट दी हुई है, उस एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंग आप सेपरेट अकाउंट बनाएंगे। वो मैं आगे समझाऊंगा किस तरीके से आप अकाउंट इजीली बना सकते हैं। इसके बाद में जो नेक्स्ट एक्टिविटीज आती है वो आती है आपकी कैश फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटीज। कैश फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटीज में आपको मैंने बताया था कि अगर आप फंड को रेज करते हैं तो आप उसको ऐड कर देंगे क्योंकि कैश इनफ्लो होगा आपस में। फंड कैसे कैसे रेज हो सकता है,
या तो आप शेयर कैपिटल इशू कर सकते हैं, या डिवेंचर या प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकते हैं, या बैंक से लॉन्ग टर्म लोन ले सकते हैं। इन तीनों ही कंडीशन में आपके पास में फंड आएगा, पैसा आएगा, कैश आएगा, तो आप इसको ऐड कर दीजिए। सेम ऐसे ही आप कई बार पेड भी कर सकते हैं। पेड करने का मतलब, अगर मान लीजिए आपने डिवेंचर और प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करा है, रिडीम का मतलब उनको पे कर दिया, अब उनका अमाउंट नहीं रहा आपके ऊपर, या बैंक लोन को आपने पे कर दिया, तो ये दोनों कंडीशन जो होती है वो आपके कैश आउटफ्लो की होती है, इस कारण से आप इसको लेस करेंगे। सेम ऐसे ही जो डिविडेंड या इंटरेस्ट जो लोन था वो आपने पे किया इस साल में, उसको भी आप लेस कर देंगे, क्योंकि वो भी आपके पास से आउटफ्लो हुआ। तो ये तीनों एक्टिविटीज हैं, तीनों एक्टिविटीज के बेस पर आप इस तरीके से इसको समझते हुए कर सकते हैं। अब बात आती है कि कैश फ्लो का फाइनल हम कैसे करेंगे। तो उसके लिए समझने की बात यह है कि कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आपके पास में आ गई, जो मैंने पहले बताई थी। कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज आपके पास में आ गई, जो अभी मैंने आपको बताई। कैश फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटीज आपके पास में आ गई, जो अभी अभी कैलकुलेट करी। इन तीनों को हम ऐड कर लेंगे। ध्यान दीजिएगा, मैथ का एक छोटा सा रूल है कि अगर मान लीजिए आप दो प्लस को ऐड करते हैं तो प्लस होता है, और एक प्लस और एक माइनस को ऐड करते हैं तो जो अमाउंट बड़ा होता है उसके साइन के साथ में अमाउंट आता है। तो वो चीज करने के बाद में आपने यहां कर दिया। बस एक छोटी सी बात और करिएगा, जो बैलेंस शीट में आपको लास्ट ईयर का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दे रखा है उसको इस बैलेंस में ऐड कर दीजिएगा। जो ऐड करने के बाद में आंसर आएगा आपका, वो ध्यान रखिएगा वो करंट ईयर का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होना चाहिए। अगर ये आपका आंसर आ जाता है, मुबारक हो, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। अगर नहीं आता है तो मेरे लिए हिसाब से ये एडवाइजेबल है कि आप 2 मिनट तक कैलकुलेशन चेक करिए। अगर कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक निकलती है तो उसको रेक्टिफाई कर लीजिए। अगर कहीं कोई ज़्यादा टाइम लग रहा है तो इस क्वेश्चन को मत करिएगा, प्रैक्टिस कीजिए। ऐसी बात नहीं है कि नहीं हो पाएगा, लेकिन इस क्वेश्चन को आप तभी करिएगा क्योंकि ये टाइम टेकिंग हो सकता है आपके लिए, क्योंकि कई बार हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कई बातों को लेकर के। तो मेरा एडवाइस यही है कि अगर आप थ्योरी करना चाहोगे तो थ्योरी कर सकते हो, लेकिन इस क्वेश्चन को करने से पूरे नंबर मिलेंगे और आपको हाल के हाल पता चल जाएगा कि पूरे नंबर मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि आंसर आपके सामने है। अगर आपने ऊपर का सारा कैलकुलेशन सही किया है तो 100% ये अमाउंट आपका सही आएगा। इसके बाद में मैंने आपको बताया था कि अगर एडजस्टमेंट कुछ दी हुई है तो उस एडजस्टमेंट के हिसाब से आपको क्वेश्चन करना है। उस क्वेश्चन में समझने की बात यह है कि अगर एडजस्टमेंट आपको दे रखी है तो आप एडवाइजेबल ये है कि एक सेपरेट अकाउंट बना लीजिए, जिससे कि उसके बारे में सही से इंफॉर्मेशन आपको मिल जाए। मान लीजिए कि मैं यहां पर मशीन अकाउंट बना रहा हूं, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको लास्ट ईयर का और करंट ईयर का बैलेंस दे रखा होगा मशीन का क्वेश्चन के अंदर ही। तो जो आपका डेबिट साइड है उस डेबिट साइड में आप टू बैलेंस बीडी लास्ट ईयर का लिख दीजिए, क्योंकि लास्ट ईयर का जो बैलेंस होता है उसको आपने यहां पे ब्रॉट डाउन किया। और हाल के हाल ही आप यहां पे बाय बैलेंस सीडी कुछ स्पेस छोड़ करके लिख दीजिएगा जो करंट ईयर का बैलेंस होगा। इसलिए मैंने इसके ऊपर नंबर 1 डाला है, नंबर 2 डाला, यानी पहले ये लिखिए, उसके बाद में कुछ स्पेस छोड़ करके आप सेकंड नंबर पे ये लिख दीजिए। इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि ये क्या है। इसके बाद में तीसरे नंबर पे उसका जो डेप्रिसिएशन दे रखा है उस डेप्रिसिएशन को आप यहां दिखा दीजिए। अब डेप्रिसिएशन दिखाने के बाद में क्या बात हो सकती है कि ये अकाउंट और ये साइड और ये साइड दोनों इक्वल नहीं होंगी। तो इक्वल नहीं होंगी अगर मान लीजिए आपकी डेबिट साइड क्रेडिट साइड से बड़ी है, तो इसका मतलब ये है कि आपको लॉस हुआ है। तो लॉस हुआ है तो आप यहां पे प्रॉफिट एंड लॉस ब्रैकेट में लॉस करके लिख देंगे, ठीक है। और अगर मान लीजिए क्रेडिट साइड बड़ी है तो और आपकी डेबिट साइड छोटी है, तो मैंने बताया कि आप यहां पर टू कैश अकाउंट लिख देंगे। यहां पर वो अमाउंट आएगा जितने पे आपने सेल किया है, यहां पर वो अमाउंट आएगा जितने में आपने परचेज किया है। लेकिन कई बार जब हम इस कंडीशन में देखेंगे तो हमें ये नहीं पता चलेगा कितना परचेज किया है। तो मैंने यहां पर लिखा है बीएफ, इसका मतलब होता है बैलेंसिंग फिगर। कहने का मतलब यह है कि अगर ये साइड आपकी बड़ी है और इस साइड छोटी है तो जो बैलेंस होगा उतने अमाउंट का आपने परचेज किया है। आई थिंक मैंने ये पॉइंट क्लियर किया। सेम ऐसे ही अगर मान लीजिए यहां पर वो होता है तो आप देखिएगा कि सेल प्रोसीड आपको कुछ भी दे रखी हो, लेकिन अगर ये साइड बड़ी है और ये छोटी है तो इसका मतलब ये कुछ और भी सेल किया होगा जिसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है आपको, तो आप उसको कर लीजिएगा। टोटल दोनों अमाउंट साइड का अकाउंट की सेम आएगा। इस तरीके से आप अपने इस कैश फ्लो स्टेटमेंट के क्वेश्चन को कर सकते हैं। प्रैक्टिस कीजिए,
एक बार फिर आप लोगों से मैं कहना चाहूँगा, अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मैं उस डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूँगा और इसी तरीके की फ़ायदेमंद शॉर्टकट वाली आपको वीडियो बनाता रहूँगा। आप लोगों के लिए अगला दिन शुभ हो। धन्यवाद।